नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह, और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से देश ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया, वो दुख जो आज हर भारतवासी की आवाज में है, आंखों में है। देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली लाए जा रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। आज शाम लगभग 7 और 8 बजे के बीच कहा यह जा रहा है कि उस समय विशेष विमान से जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, कर्नल हरजिंदर सिंह समेत जितने अधिकारियों के शव राजधानी दिल्ली लाए जाने हैं, वो पार्थिव शरीर आज शाम राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की टुकड़ियां पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगी श्रद्धांजलि देने के लिए। सेना के सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को श्रद्धांजलि देने के लिए और जानकारी क्या मिल पा रही है इस समय? बिल्कुल गौरव, तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में मौजूद है, यहां पर पहुंचेंगी। जानकारी ये मिल रही है कि यहां करीब 7 और 8 बजे के आसपास जो विशेष विमान है वो तमिलनाडु से दिल्ली एयरपोर्ट, जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और जो भी लोग हैं, सभी जो लोग उसमें मारे गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन सारे लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, एनएसए अजीत डोभाल भी आएंगे। तो सभी लोग यहां पर आकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके की जानकारी यहां से मिल रही है टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का है, यहां पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त जनरल बिपिन रावत को लेकर के एक गमगीन माहौल है गौरव, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, जब वो लोगों के बीच में जाते थे तो एक सौम्य तरीके से बातचीत करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दुश्मन देश उनके सामने खड़ा होता था और किसी भी तरीके की कार्रवाई करता था तो उसको डट करके वैसे ही उसको जवाब देते थे। तो इस बात को लेकर के देश के लोग लगातार याद कर रहे हैं और लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी जगहों पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन आज का जो यहाँ का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है सदन में, उन्होंने बताया है कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहां पर पार्थिव शरीर लाए जाएंगे। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा। इसके साथ ही जो 11 और लोग हैं, उन सभी लोगों का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया जो दिल्ली का है यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद श्रद्धांजलि जो सीनियर मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, वो सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे। सभी लोग यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके की तैयारी एयरपोर्ट पर की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद मीडिया की भी एंट्री एयरपोर्ट के अंदर है। पालम जो टेक्निकल एरिया है उसके अंदर जाने की संभावना 7 बजे के आसपास बताई जा रही है और वहां से सीधे लाइव तस्वीरें मिल सकेंगी कि देश के वीर सपूत जिस तरीके से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको लेकर के देश उनके साथ खड़ा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहां पर एक बड़ा सैन्य सम्मान पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। हमारे साथ प्रमोद माधव भी हैं जो कि हादसे वाली जगह इस समय मौजूद हैं। लगभग 4 बजे का समय दिया गया था कि वहां से पार्थिव शरीर के साथ विमान रवाना होगा।
मुमकिन है 4 साढ़े 4 बजे तक वहां से रवानगी हो जाए और इसीलिए लगभग 6:30 7 बजे का समय बताया जा रहा है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने का। प्रमोद माधव, समझना चाहते हैं आपसे, आपके पीछे वाकई हम अभी भी देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल ही बादल इस समय नजर आ रहे हैं। मौसम अभी भी खराब है, क्या वहां से पूरे मलबे को हटा लिया गया है? क्या जांच टीमें जो हैं वो सारी चीजों को वहां से चुनकर ले गई हैं? प्रमोद जी हाँ, अभी जगह आप लोग रहे हैं यहाँ से जोन है ग्राउंड जीरो लोकेशन वहाँ पे है और सुबह से यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल पूरी तरह से सर्च कर रहे थे। उसके बाद ही उनको ब्लैक बॉक्स भी मिला था। यही वहाँ लोकेशन है, पर हमको कुछ भी नहीं दिखा सकते क्योंकि कल भी यहाँ पे मिस था और ये तो बहुत ही स्लोप है, एक वैली जैसा लोकेशन है ये। और यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल अभी भी स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे लाइक ये डेब्री, वो हेलीकॉप्टर का डेब्री तो अभी भी है। ये टेल सेक्शन का एक पार्ट यहाँ पे है, एक डोर सेक्शन भी यहाँ पे है जिसको हमने आज सुबह देखा था। और उसके बाद साथ अभी ड्रोन भी यहाँ पे लेकर हुए आए हैं क्योंकि पूरा लोकेशन को वो सर्च करने चाहते हैं। और यहाँ से नीचे जाने पे एक 40 फीट का क्लिफ भी है, उधर भी थोड़ा सा हेलीकॉप्टर का क्रैश डेब्री पार्ट्स भी है, वो भी अभी वो सर्च कर रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ से निकलने का अभी वो प्लान कर रहे हैं। बट एक और प्लान इशू यहाँ की कि इस टेरेन इज नॉट अ प्रॉपर वन, तो यहाँ से ऊपर चीज को लेकर आने में थोड़ा बहुत तकलीफ तो हुई है। फिर भी एयरफोर्स पर्सन और आर्मी पर्सन यहाँ पे पूरी तरह सर्च कर रहे हैं। जो टीम है वहां पर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कमांड है उसके अध्यक्ष खुद हेलीकॉप्टर पायलट है, उनकी जो पूरी टीम है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम, वो मौका वारदात पर है। इस समय जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर है। किस तरह से इस जांच को वो आगे बढ़ा रहे हैं? प्रमोद, बताया यह भी जा रहा है कि तमिलनाडु की फोरेंसिक टीम भी वहां पर है, तो क्या दोनों जांच अलग अलग चलेंगी? आज हम सुबह यहाँ पे 6 o'clock जैसा ही पहुंच गए। उस वक्त ही यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल भी है और पेरीमीटर को तमिलनाडु पुलिस सिक्योर हुआ है। और इस पहले हमको एटलीस्ट हाफ डिस्टेंस यहाँ से चल सकते थे, पर अभी वो भी कम्प्लीटली ब्लॉक है। पूरी की पूरा आर्मी की कंट्रोल पे है। और ये जैसे आपने पूछा, इन्वेस्टिगेशन टीम और सर्टीज तो यहाँ पे है उनके पास, और फायर रेस्क्यू टीम को लेकर आई। यहाँ पे एक देयर वाज अ ट्री एक्चुअली दैट वाज रिमूव्ड बिकॉज that was the tree that led to the collision of the helicopter as well. तो वो भी अभी पूरी तरह से कट हो गया and they are taking the debris as well. पूरा टीम यहाँ पे है। The first thing is to actually collect data and evidence. वो अभी यहाँ पे हो रहा है। जी, ये तस्वीरें और उसके साथ जो दूसरी तस्वीर हम हादसे की दिखा रहे हैं, जो तस्वीर जब निकलकर सामने आई, कुछ वहां पर जो आम लोग मौजूद थे उन्होंने ही ये वीडियो बनाया था और उसमें आप देखिए कि हेलीकॉप्टर किस तरीके से दाखिल होता हुआ नजर आ जाता है उस धुंध के भीतर। शाम 4 बजे सुलूर से C-130J विमान ने उड़ान भरी है। जो पार्थिव शरीर हैं हमारे जो सैनिक और CDS उनके वहां से लाए जाएंगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उन्हें लाया जाएगा। लगभग 2.5 घंटे का ये रास्ता होता है। 4 बजे सुलूर से उड़ान भर चुका है ये विमान और 2.5 घंटे में ये आसार हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगा, यानी लगभग शाम के 6:30 बजे। और 6:30 बजे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वहां पर इन वीरों को सम्मान देने के लिए। प्रधानमंत्री के भी जाने की खबरें। इस समय हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल जुड़ रहे हैं और हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान भी जुड़ रहे हैं। हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे और खासतौर पर इन तस्वीरों को जो हम इस समय देख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा, आपने भी इन तस्वीरों को देखा होगा। ये जो आखिरी तस्वीर उस हेलीकॉप्टर की ली गई है, जमीन से ली गई है। कुछ लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे, उन्होंने ये तस्वीर ली। हेलीकॉप्टर खासा लो था, एकाएक घना कोहरा सा था और उस कोहरे की चादर में लिपट सा गया ये हेलीकॉप्टर। और तभी जमीन में जो बच्चे थे उन्होंने बोला, अरे ये जो इतना धमाका हुआ, क्या ये क्रैश था? क्या आकलन किया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर? गौरव जी, आप तो काफी एक्सपीरियंस हैं एयरफोर्स के मामले में, आपने बहुत सारी जगह देखी है। देखिए, ये जो एक छोटा सा क्लिप है, लगभग 4-5 सेकेंड का जो हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, ये बहुत कुछ कहानी कहता है। क्योंकि मैं खुद 7 क्लास 1 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन में कर चुका हूं, जिसमें से कि 7 फेटर थे, उसमें से 2 हेलीकॉप्टर के भी एक्सीडेंट थे, एक्सीडेंट।
तो ये जो छोटी सी क्लिप है, तो आप जरा गौर से देखिए, अगर आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं तो जरा वो समय दिखाइए जबकि ये हेलीकॉप्टर ठीक ठीक उड़ता है, और 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के बाद वो फिर थोड़े से बादल या कोहरा जो भी है वहां पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखने की मिलेगी कि वो वीआईपी हेलीकॉप्टर जिसको के सुलूर से आगे जाना था, डेस्टिनेशन पे जाना था जी, और उसके बीच जो जिसका ऑल्टीट्यूड, जितने भी एयरफोर्स फ्लाइंग में, वीआईपी फ्लाइंग में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो हिल हो चाहे कोई और ऑब्स्ट्रक्शंस हो, उससे 1.5 से 2000 फुट ऊपर उसकी हाइट जो है वो एसेंशियल होती है। लेकिन इस छोटे से वीडियो में आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसका इंजन ऑन है, उसका रोटर चल रहा है और वो बिल्कुल काफी नजदीक है, ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं है। और उसकी पावर स्पीड देखिए, पावर स्पीड लगभग कुछ नहीं है। V-17 का क्रूज स्पीड लगभग 120 से 140 किलोमीटर पर आवर का होता है। इस हेलीकॉप्टर को देखिए, इस 3 सेकंड में शायद वो 5 मीटर या 6 मीटर भी आगे नहीं बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर में कोई ऐसा चीज हुआ है जिसमें से कि हेलीकॉप्टर को कहीं पे नीचे उतारे जाने का प्रयास हो रहा है और उसी टाइम में ये फिर वो कुहासे में या बादल में उसमें खो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पीस है जो फ्लाइंग मेंबर्स जो होंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम के, तो वो बहुत गौर बारीकी से देखेंगे। और जैसा आप बता रहे थे कि इसका सारपापा और सीवीआर मतलब ब्लैक बॉक्स इसका आ गया है, तो ब्लैक बॉक्स से सीवीआर जो है वो बताएगा कि कॉकपिट में क्या हो रहा था। और सारपापा जो है Mi-17 की, शायद इसको 3BRD चंडीगढ़ लिया जाएगा, वहां पे 3rd लाइन सर्विसिंग है Mi-17 की, वहां पे इसका एनालाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सामने में आ जाएंगी। लेकिन ये जो 3 सेकंड का जो हेलीकॉप्टर का छोटा सा पीस है, अगर मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में अगर इसमें होता तो मैं इसको बहुत ही गौर से देखता। सर क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और ये जो कुछ तकनीकी टर्म्स हमेशा शेयर किए जाते हैं हमसे, यानी कि कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन, CFIT होता है, कहते हैं कि क्रैश में बचने की संभावना फिर भी हो जाती है, लेकिन CFIT के जरिए ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती हैं हमेशा। ये चीजें अगर आप कुछ हमें सामान्य शब्दों में समझा सकें। बताता हूँ श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। CFIT का एक अभी 4-5 साल पहले एक एग्जाम्पल था कि जर्मन एयरलाइन जिसको कि अल्प्स में डिलिबरेटली फ्लाई किया गया था, मतलब कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन, जब आप डिलिबरेटली इंटेंशनली एयरक्राफ्ट को टेरेन में लेके जाते हैं, चाहे वो आगे में आपका हिल है, सीधा आप 90 डिग्री पर मार दीजिए या फिर आप ग्राउंड में लेते जाइए, तो इसको बोलते हैं CFIT, कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन। कंट्रोल इसलिए बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट का सारा कंट्रोल आपके पास में है, एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, पायलट उसको फ्लाई कर रहा है, लेकिन पायलट उसको टेरेन में फ्लाई कर रहा है, चाहे वो माउंटेन हो, हिल हो या फिर समुद्र हो या फिर जमीन हो। तो इसको बोलते हैं CFIT, कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन, और ये आत्मघाती फ्लाइंग है। तो इसको आप जरूर रखिए। लेकिन इस केस में नहीं, इस केस में वो 3 सेकंड का आप हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए जो आपके माध्यम से दे रहा है। हेलीकॉप्टर लगभग हॉवर कर रहा है, शायद वो आपकी तरफ में ड्रिफ्ट कर रहा है, जिसलिए आपको जो नीचे जो गिर रहा है वो हाइट आपको नहीं लग रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट, इसका टेल यहाँ पे है, इसका कॉकपिट जो है सामने में है, ये एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल है। तो हेलीकॉप्टर ना ऐसे है ना ऐसे है, तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। और जो वो कुछ लोग जो आवाज आप सुन रहे हैं, जिन्होंने वीडियो लिया हुआ है, वो देखिए वो दौड़ के आ रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम है। यूजुअली हेलीकॉप्टर सुलूर से जाती रहती है आगे, लोग बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इसके आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। ये काफी नीचे था और वो भी क्लाउडी में। आप हेलीकॉप्टर के ऊपर में देखिए, क्लाउड है, हेलीकॉप्टर खुद दिखाई देता है कि आप व्हील्स देख सकते हैं, इसके अंडर कैरेज आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जाके चाहे क्लाउड में गया हुआ पासिंग है या फिर फॉग में गया हुआ है। 9 मिनट में इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था।
12:08 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि 12:08 पर कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। लगभग 12:15 के आसपास इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, यानी बहुत करीब था ये अपने लैंडिंग जोन के पास, लेकिन फिर एकाएक उस हेलीपैड के पास, लेकिन एकाएक इस आवाज से क्या यह आकलन लगाया जा सकता है? और इससे पहले कि मैं जनरल विश्वंभर दयाल को इस बातचीत में लाऊं, क्या यह आकलन लगाया जा सकता है इस समय की इंजन में कोई समस्या थी, इसीलिए यह लो हवर कर रहा था, नीची उड़ान भर रहा था, लैंड करने के लिए कोई खुला स्थान तलाश रहा था? ग्रुप कैप्टन झा। एब्सोल्युटली गौरव जी, आप बिल्कुल आप सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग स्पेकुलेट अभी नहीं करना चाहते हैं। मैंने आपको फिर से बताया, ये वीआईपी हेलीकॉप्टर था, वेदर खराब था। कोई भी पायलट, कोई भी कॉम स्क्वाड्रन का पायलट जो वीआईपी हेलीकॉप्टर चलाता है, उसको पता है कि जब वो सिलूर से टेक ऑफ किया हुआ है, सिलूर से टेक ऑफ करते ही वो ऑल्टीट्यूड जो है पहले वो लेगा, फिर वहां से क्रू फ्लाइंग डिस्टेंस वो जाएगा आगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तब उस ऑल्टीट्यूड से ये इतना नीचे कैसे आया, ये एक सवाल है जिसको कि कल से मैं सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि पायलट एरर है, ये खराब वेदर है। सब पता है, उस पायलट को पता है कि वेदर खराब है। ये क्लाउड जो होता है, क्लाउड की या तो ऊपर वो फ्लाई करते हैं या क्लाउड बेस के नीचे फ्लाई करते हैं। तो एक्चुअल कंडीशन क्या हुआ, वो दोनों पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो सीवीआर में रिकॉर्ड हुआ होगा, और हेलीकॉप्टर नीचे कैसे आया, ये आपका जो स्टार पापा है वो मी 17 का जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, वो आपको बताएगा। तो ये चीजें हुई हैं। और एक लास्ट चीज मैं श्वेता जी आपसे बताऊंगा, गौरव जी मैं आपको बताऊंगा कि जब भी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, ये अकेले एक कारण से नहीं होता है, ये प्लेथोरा ऑफ इवेंट्स होते हैं, मोजाइक पिक्चर होता है। मैंने जो 7 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसमें देखे हैं, और कोई भी लिटरेचर आप पढ़ लीजिए, जब भी इस तरह का फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है। जनरल दयाल, जिस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे जनरल बिपिन रावत, चाहे उसे कहा जाए इंटीग्रेशन का, थिएटराइजेशन का, या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, क्या उसे एक धक्का लगेगा, या जो अगले सीडीएस होंगे वो इसे आगे बढ़ा पाएंगे उसी द्रुत गति से? देखिए गौरव, जनरल बिपिन रावत एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक बहुत ही 43 इयर्स का अनब्लेमिश्ड आर्मी रिकॉर्ड, और पिछले 7-8 साल से टॉप लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग बॉडीज में थे। तो जो उनका तजुर्बा था, जो उनका अनुभव था, जो उन्होंने सीखा था, वो मैं नहीं समझता कि एकदम से उस गैप को किसी भी तरह भरा जा सकता है। थिएटराइजेशन में, जब थिएटराइजेशन की बात कर रहे थे, काफी कुछ विरोध था, काफी कुछ लोगों के डिफरेंट वो थे, लेकिन वो सिंगल माइंडेड थे जनरल रावत, और इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत स्ट्रांगली सिंगल माइंडेड थे। जब किसी मिशन को वो सोचते थे मुझे करना है, तो वो उसको करके छोड़ते थे, और उसके लिए रिसोर्सेज करते थे, प्लानिंग करते थे, और बहुत गहराई से सोचते थे, ऐसी बात नहीं है। तो और दूसरा, जहां तक इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जो मैं सोचता हूं स्टार्ट हो गई है, उसमें शायद इतनी दुविधाएं नहीं आएंगी। लेकिन बात यह है कि जो भी कोई नया सीडीएस बनेगा, उसके पास इतना तजुर्बा, उसके पास इतनी विल, उसके पास इतना एक्सपीरियंस टू अदर बॉडीज। देखिए, पहली बार सीडीएस का ऑफिस सेटअप हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब भी आप किसी इतने बड़े लेवल के ऑफिस को सेट करते हो। पहले अपने ऑफिस को सेट करते हो, फिर उसके इंट्रा सब वो सब सेटल करते हो, पीएमओ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आपकी बहुत रीच है, और इंडस्ट्री से। जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, उनका पैशन था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं 2019 में जब वो चीफ थे, तो मैं उनसे एरो शो में काफी देर तक, शाम को डिनर के टाइम मेरी उनकी काफी देर तक बात हुई। वी हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो वो बहुत उनको जो भी कुछ अच्छा लगा। और जब मैं 2021 में अब मिला एरो शो में, अगेन दोबारा से उनके साथ बैठने का मौका मिला मुझे, काफी देर बैठे रहे, तो ये उन्होंने बहुत कुछ सीखा इस दौरान। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर नहीं, इंडस्ट्री को बहुत समझा, टेक्नोलॉजी को बहुत समझा, फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी के क्या इश्यूज है वो समझा। हम लोग यहाँ कहते हैं टेक्नोलॉजी आ जाएगी, साहब हर कंट्री अपनी जो की टेक्नोलॉजी है, नीश टेक्नोलॉजी, उस पर कंट्रोल करती है। तो उस रिजीम को तोड़ने का बहुत डिफरेंट वो लगाना पड़ता है। और आत्मनिर्भर पे वो बिल्कुल फोकस थे, वो इंपोर्ट बिल्कुल कट करना चाहते थे, और उनकी एक अच्छी मुहिम थी। इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करते थे, हर किसी से इंटरेक्ट करते थे, बहुत अच्छे लर्नर थे, लिसनर थे। और मैं समझता हूं वो एक जो हमारी
उसमें एक जरूर हमें झटका लगेगा, उसमें हमें टाइम लगेगा रीओरिएंटेट करने में। और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, अगर आप देखें पिछले 4-5 साल में जो भी उनके डिसीजन हैं, शुरू में काफी लोग कंट्रोवर्सी में ये सब बातें करते हैं, लेकिन वो उससे फोकस्ड रहते हैं और अल्टीमेटली सक्सीड करते हैं। जैसे 3 कोर कमांडर थे, जब कौन सोचता था कि हम बर्मा में जाएंगे, वहां हम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करेंगे, उन्होंने किया ना। एक उड़ान जो अधूरी रह गई, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जांच का ऐलान अब हो चुका है। ट्राई सर्विस जांच का नेतृत्व करेंगे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। आज तक को हादसों की वजह से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अपने रूट से कुछ दूर उड़ रहा था, वहीं खराब मौसम को हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। क्या खराब मौसम जनरल रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण बन गया, या हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो हादसा हुआ जिसने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 13 लोगों को हमसे छीन लिया? सवाल कई हैं और जवाब हासिल करने के लिए ट्राई सर्विस जांच के आदेश दिए गए हैं। तीनों सेनाओं के अधिकारी इस जांच में शामिल होंगे, जिनका नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। मानवेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं। वो खुद भी हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। हादसे का शिकार हुए MI-17V5 चॉपर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हासिल कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इस बीच टॉप सूत्रों से खबर मिली है कि जनरल रावत समेत 14 लोगों को लेकर उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर अपने तय रास्ते से दूर उड़ान भर रहा था। आमतौर पर वेलिंगटन के लैंडिंग ट्रैक से हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई के पश्चिमी ओर से ऊटी कोयम्बटूर हाईवे से आते हैं। हालांकि बुधवार को सुलूर से उड़ान भरने वाला जनरल रावत का हेलीकॉप्टर ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के ऊपर कटेरी बरलियार सेक्टर में उड़ान भर रहा था, यानी पक्का सुरनमलाई एयर ट्रैक से दूर उड़ रहा था। इसी दौरान MI-17V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर से 7 किलोमीटर दूर, वेलिंगटन से 20 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में क्रैश हो गया। टॉप सूत्रों के मुताबिक कुन्नूर एयरबेस में उड़ान भरने के लिए मौसम को लेकर हरी झंडी लेना जरूरी है। वहीं VIP और VVIP के मामले में SOP यही है कि खराब मौसम में उन्हें सड़क के रास्ते सफर करना चाहिए। जांच में इन सारे पहलुओं को देखा जाएगा, जो तय नियम है उनका पालन हुआ या नहीं। वही जानकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया और करीब आधे घंटे तक किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करने के लिए भटकता रहा। वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था, पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। जानकारों के मुताबिक खराब मौसम में जमीनी हालात को समझने के लिए हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर नहीं बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इस दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की आशंका भी जताई जा रही है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, यानी एक इंजन खराब हो भी जाए तो दूसरे इंजन की मदद से उड़ान भर सकता है। मगर जानकारों की माने तो अगर हेलीकॉप्टर का टेल रोडर खराब हो गया हो तो भगवान भी नहीं बचा सकते। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, ये जांच में साफ होगा, मगर पायलटों की दक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि दोनों ही बेहद वर्ष थे और VVIP उड़ानों के लिए वायुसेना की ओर से क्लियर किए गए थे। एयरफोर्स ने जहां इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, वहीं तमिलनाडु के फॉरेंसिक टीम भी कुन्नूर के कट्टेरी में मौजूद है, जहां जनरल रावत को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। चूंकि बिपिन रावत देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सेना को आधुनिक बनाने की मुहिम में जुटे थे, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे और आतंकवाद विरोधी अभियान को भी पूरी ताकत से चला रहे थे। ऐसे में इस हादसे में उनकी शहादत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कुन्नूर से प्रमोद माधव और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे? एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की टीम अब इसकी जांच करेगी और ट्राई सर्विसेज टीम है, तो एक बहुत बड़ी जांच, बहुत विस्तृत जांच इसमें होगी। ग्रुप कैप्टन झा, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, तो जांच को इससे कितनी दिशा और कितनी तेजी से निष्कर्ष पर निकलने में मदद मिल सकती है? बहुत गौरव जी, मैंने आपको प्रोग्राम करते हुए देखा है, आप इन सारी चीजों से काफी वाकिफ हैं और मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं इसके लिए। ये देखिए, जो V-17 का जो जिसको बोल रहे हैं ब्लैक बॉक्स, इसका एक्चुअली वो जो स्टैंडर्ड ब्लैक बॉक्स होता है, चाहे वो फाइटर का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिविल एयरलाइनर को हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा यंत्र है इसमें, जो कि एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि जिसको रशियन 5 लेटर में सार पापा बोलते हैं हम लोग। तो वो सार पापा जो है सारे फ्लाइट पैरामीटर्स को वो चिन्हित करता है। कंट्रोल इनपुट कहाँ दिया गया है, चाहे कलेक्टिव को आगे बढ़ाया है या साइक्लिक को आगे बढ़ाया है, पीछे बढ़ाया है, कम किया है, ज्यादा किया है, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। और उस इनपुट को हेलीकॉप्टर कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो भी उसमें रिकॉर्ड होती है। और इसमें कुछ कॉरोलरी पैरामीटर होते हैं। मान लीजिए अगर एक वैल्यू आपको ठीक से नहीं आ रहा है, तो उसी वैल्यू को दिखाने के लिए चाहे उसी फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में एक दूसरा पैरामीटर भी आपको अवेलेबल होता है। तो अगर ये स्टार पापा, अगर ये ब्लैक बॉक्स किसी भी तरह से सुरक्षित है, अगर जला नहीं है, अगर डैमेज नहीं हुआ है, तो सारी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन सारी उसमें आ जाएंगी। लेकिन ह्यूमन फैक्टर अगर कोई चीज है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ऐसे एक्सीडेंट में हमेशा एक मोजाइक पिक्चर होता है। मतलब उसमें ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व है, चाहे ह्यूमन एरर हो, पायलट एरर हो उसमें, चाहे मेंटेनेंस एरर हो या एटीसी वालों का एरर हो, जिसका भी है, वो सारे ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन एरर में आ जाते हैं। तो उसमें ह्यूमन एरर भी होते हैं और काफी बार ऐसा देखा गया कि उसमें टेक्निकल स्नैक्स भी आते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर जो मैं देख रहा हूँ कि ये या तो हॉवर कर रहा है या ड्रिफ्ट कर रहा है आपकी तरफ में, ये इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो कि ये कंट्रोल की स्थिति में नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसको कहीं सेफ जगह पे नहीं उतारा जा सकता है। तो ये चीज हुई है। और दूसरी चीज जो मैं आपको हिंट दे रहा था कि जहां पे इसको फ्लाई करना था जिस ऑल्टीट्यूड से, वहां से ये नीचे कैसे आया, इतना नीचे कैसे आया। इस हेलीकॉप्टर में VSI है जो दिखाते हैं कि आपका हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऑल्टीमीटर है, रेडियो ऑल्टीमीटर है, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हुई है इसका तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एक और चीज आपको मैं बताऊं, अगर गौरव जी आप परमिशन दे हमें तो। जी देखिए, मोस्टली जो हमने जितने भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, 2 टीम बनती है। एक तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड AIB होती है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो पहले दिन जाके वहां पे लैंड करके एक प्रिलिमिनरी जो व्यू है वो लेके आते हैं। और उसके बाद ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेट करती है, इसमें एक क्लियरिंग ऑफिसर होगा, एक उस टाइप का जो हेलीकॉप्टर है उसमें करंट पायलट होगा, उस टाइप के हेलीकॉप्टर का एक मेंटेनेंस ऑफिसर होगा, उसके बाद एक डॉक्टर होंगे जो कि एविएशन मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावे भी कुछ कोऑप्टेड मेंबर होते हैं जो उस हेलीकॉप्टर की जितने भी चीजें हो रही हैं, अगर वो फॉरेन से आया हुआ है तो शायद कोऑप्टेड मेंबर फॉरेन से भी हो, अदरवाइज हेलीकॉप्टर में जो क्वालिफाइड हैं वो कोऑप्टेड मेंबर होते हैं। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन तो होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ जब कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन टीम है। हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन में ट्राई सर्विसेज दी जाती है। ये एयरफोर्स की, चाहे इंडियन एयरफोर्स की, चाहे इंडियन आर्मी की, अगर एविएशन आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर अगर क्रैश हुआ है, उनकी टीम होती है। तो शायद मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड टीम है, जिसको कि ये भी शायद मैंडेट मिला होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी होंगे, क्योंकि CDS गुजर गए, उनकी वाइफ गुजर गई, जो एंटरर्स थे उनके वो लोग मारे गए हैं, बाकी लोग मारे गए हैं, आर्मी के हैं। तो इसलिए ये एक ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, जिसका मैंडेट शायद थोड़ा सा अलग हो एक्चुअल एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन से।
बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ऐसा आघात है जो समूचे देश ने सोचा नहीं था, जिसका चीन पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वैसे सैनिक इस एक हादसे में ने हमसे छीन लिए। जनरल दयाल, एक और सवाल इस समय सबके मन में ये होगा कि एक संस्था भी यहां पर हम देख रहे हैं, एक सीडीएस के तौर पर एक पद हम देख रहे हैं, जिसकी कोई न तो पहले कोई मिसाल है उसकी, अब पता नहीं कि क्या वहां पर कुछ समय के लिए एक अस्थायी हेड नियुक्त किया जाएगा या फिर सीधा उनको सक्सीड करेगा कोई व्यक्ति, और अगर वो करेगा वो सीनियर मोस्ट होगा और उस हिसाब से फिर जनरल नरवणे ही हो जाते हैं। ये सारी चीजें भी अभी तय करना प्राथमिकता में रहेंगी सबके। देखिए, होनी चाहिए श्वेता, ये एक बिल्कुल एक हादसा है और अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल, और पता नहीं कोई अनफॉर्चुनेट डेस्टिनी है, वरना 15-20 मिनट्स की फ्लाइट में इतने वीआईपी चेक्स, इतना मतलब अच्छा हेलीकॉप्टर, ये सब होने के बाद ये नहीं हो सकता था, इतना अच्छा पायलट। ये कोई एक ऐसी दुर्घटना है जो मेरे ख्याल में जिसका भगवान ही वो है, लेकिन हाँ, देश के लिए बहुत बड़ी इस समय एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और खासकर क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटेड थे, कोई प्रेसिडेंस शायद नहीं होगा। जैसे हमारे चीफ की नॉमिनेशन के प्रेसिडेंस हैं, 3-4 महीने पहले एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, 3 नेम्स रिकमेंड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिकमेंड करती है, फिर कैबिनेट डिसाइड करती है। तो इस तरह से कोई इस तरह का कोई प्रेसिडेंस नहीं है इसमें। पिछली बार भी ये कैबिनेट ने मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर एंड जो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड कैबिनेट ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स है उन्होंने डिसाइड किया होगा। इस टाइम पे इस अपॉइंटमेंट को मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, ना कि ऑफिशिएटिंग करने का तो कोई उसमें तुक नहीं बनता, करना नहीं चाहिए, इस किस्म का प्रेसिडेंस हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और सीनियोरिटी का एक अच्छा अगर आप दें तो एक अच्छा है। इस टाइम पे दोनों नेवल और एयर चीफ बिल्कुल नए हैं, 1-2 महीना उनका एक्सपीरियंस है अपनी सर्विसेज का, उनका अपनी सर्विसेज की तरफ तवज्जो होगा मैं समझता हूँ। जनरल नरवाने जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने एक अपना टेन्योर उनका मेरे ख्याल में मार्च तक है, 2 साल वो रह चुके हैं चीफ, और वो इस टाइम पे जिस किस्म से हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, जिस किस्म से हमारा दोबारा से तालिबान जो है वो क्या करेगा वैली में, किस किस्म की, नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो चाइना कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, इंसिडेंट्स को ब्लो अप करता है चाइना। एक इंसिडेंट हुआ आपने देखा अभी कुछ दिन पहले नागालैंड में, उसको कैसे ब्लो अप हुआ है, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन उसकी वो करता है। चाइना और पाकिस्तान अपने खेल खेलते हैं। ऐसे में बहुत कमी खलेगी जनरल बिपिन रावत की, मतलब उनका कितना ठोस रवैया था, कितने क्लियर हेडेड थे कि अगर करना है तो करना है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर वो कहते थे अगर आतंकवादी आते, आतंकवादी तैयार है, आतंकवादी आएंगे, अगर वो आएंगे हम भी रिसेप्शन देने के लिए तैयार है, रिसेप्शन पार्टी तैयार है उन्हें 2.5 फीट नीचे दबाने के लिए। बिल्कुल गौरव, देखो ये एक शख्सियत है, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है। इंडिविजुअल कैरेक्टर तो किसी मिलिट्री लीडर में एक जैसे नहीं हो सकते। मिलिट्री लीडर्स हैं, मैं समझता हूं कि जो देश के चैलेंजेस हैं, जो भी मिलिट्री लीडर इस अपॉइंटमेंट पे आएगा, मेरा वो मानना ये है कि वो बहुत जल्दी इसमें अपने आप को ढालेगा, बिकॉज देश के चैलेंजेस हैं, ये इग्नोर नहीं किए जा सकते। हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज, वो तो जैसे सैम मानेकशॉ साहब की एक बॉडी लैंग्वेज थी, विपिन जोशी की एक बॉडी लैंग्वेज थी, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसका मतलब वो उसका एक मैनरिज्म है। 43 इयर्स में हर कोई अपना स्कार्फ कैसे डालना है, आपने यू आर ए army son, your father was such a proud man, I mean I've interacted with him। हमारा सब आप घर पे भी आप देखते होंगे, वो अपने मैनरिज्म को नहीं छोड़ते। तो ये लोग जो हैं ये मिलिट्री लीडर्स हैं, और मैं समझता हूं इसमें पर्सनैलिटी अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे टैकल करना है, उसका वे आउट जो भी कोई नेक्स्ट सीडीएस होगा वो निकालेगा, और मैं समझता हूं देश जो है वो रुकेगा नहीं। ये जो 2-3 चीजें हैं कि हमें चाइना से अपना सेटल करना है, ये होगा, क्योंकि आज पूरा देश इसको देखता है। चाइना को और आगे हम नहीं बढ़ने दे सकते, उसको और एग्रेसर नहीं होने दे सकते। हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमसे छूट जाएंगे अगर हम उसके सामने थोड़े से भी वीक पड़े। और तालिबान को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पाकिस्तान को चेकमेट करना पड़ेगा, अफगानिस्तान में हम अपना रोल क्रिएट करना पड़ेगा साहब, और वैली को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये सब हमारे चैलेंजेस हैं। जो भी कोई सीडीएस अपॉइंट होगा, मैं समझता हूँ वो उनका स्टाफ, और सीडीएस एक इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में बहुत एडवाइजर्स हैं, और मैं समझता हूं तीनों सर्विसेज के एडवाइजर्स एक अच्छा रास्ता निकालेंगे।
वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं आ सकती। वाकई भारतीय सैन्य बलों में नेतृत्व की कमी तो कभी नहीं रही है। एक से बढ़कर एक कमांडर्स रहे हैं हमारे, एक से बढ़कर एक जनरल्स रहे हैं, लेकिन हर एक का व्यक्तित्व कुछ इतना अलग होता है, जैसे जनरल बिपिन रावत, जिन्हें किसी के लिए भी भूल पाना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका।